एक बेटी अपने पिता के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। जो पिता अपनी बेटी पर जान छिड़कता था और शायद सोच रहा था कि अगर ये बेटी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं अपने आप को इस दुनिया से दूर कर दूंगा। लेकिन जब बेटी सामने आती है तो हाथ में एक लड़के का हाथ होता है। बिल्कुल फिल्मी सीन होता है, बंगाली भाषा होती है और तभी बेटी कहती है कि पिता, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। आपने जो मुझे कष्ट दिए हैं, मुझे जीते जी आपने जो मारा था ना, आज उसका भुगतान प्रकृति अपना हिसाब कर रही है। आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप दुष्ट प्रकृति के थे, लेकिन मुझे भरपूर याद है। बचपन से अब तक तुमने जो भी मुझसे प्यार और लाड और दुलार किया है ना, वो सब कुछ मैं सहन कर रही हूँ। वो पीड़ा की तरह मेरे अंदर चुभता है क्योंकि आपने मेरे साथ इतना बुरा किया है। एक पिता घबराया हुआ कहता है कि मेरी लाडो, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार किया मैंने, मैं तुम्हें कैसे दुख पहुंचा सकता हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे दिमाग में किसी ने वहम भरा है, जिसके चक्कर में तुम रह रही हो। ये लड़का तुम्हारे दिमाग को घुमाने वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि अगर तुम्हारी सच्चाई इस लड़के को बताऊं तो शायद ये लड़का तुमसे घृणा करने लगेगा। तुम अपने आप में पछताओगे पिताजी, मैं नहीं बताना चाहती, इसीलिए इन बातों को दबी ही रहें तो ही अच्छा है। लेकिन एक पिता का मन कहाँ मानने वाला था। वो अपनी बेटी के पैरों में गिड़गिड़ाता है, कहता है कि बेटी, अब भी तू इसका हाथ छोड़ दे और मेरी जिंदगी में वापस आ जा। मैंने तुम्हें रानियों की तरह, राजकुमारियों की तरह पाला है। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि यही सब कुछ उस समय था, लेकिन फर्क इतना था कि आपके हाथ में सत्ता थी और आपने उस सत्ता का गलत फायदा उठाया। लेकिन पिताजी, आज मैं अपने इस प्रेमी को नहीं छोड़ सकती और आज आप इतने सक्षम नहीं हो कि मेरे साथ कुछ गलत घटित कर सके। दोस्तों, काफी सोच में होंगे आप लोग भी कि ऐसा क्या उस बेटी के साथ घटित हुआ था जो अपने पिता से इतनी बेअभद्र भाषा में वो बात कर रही थी। ऐसा सब कुछ क्या था कि जो समझ से परे था, जिसे सोचकर हम बहुत ही हैरान और परेशान हो रहे हैं। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या कहना चाहती है और क्या सब कुछ ये सभी को बतलाना चाहती है। तो चलिए आपकी इस बेसब्री को या आपकी इस थोड़े से चीज को कम करते हैं और आपको इस स्टोरी को बताते हैं। दोस्तों, जो भी बच्चा हमारा खराब निकलता है ना, वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से खराब होता है। आप सोच लीजिएगा, जिस बच्चे ने हमें धोखा दिया है, जिस बच्चे ने हमसे झूठ बोला है, जो बच्चा हमारे समाज में मान मर्यादा को कलंकित करता है, सोच लेना कि हमारे पिछले कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, तभी ये बच्चा हमें इतने दुख दे रहा है। चाहे बेटा हो या बेटी हो। अगर बेटा शराबी है, गलत हरकतें करता है, बदचलन चलता है, बेटी बदचलन चलती है, तो सोच लेना ये हमारा ही हमारे सामने आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा बातों का फेरा है, कुछ हमें याद है तो कुछ हमें याद नहीं है। तो चलिए आपको एक जिंदगी का आईना दिखाते हैं, जिंदगी की हकीकत दिखाते हैं, जो कहानी किताबों में प्रचलित है, जो आज भी उस जहां की मैं आपसे बात करूंगी वहां पर लोगों की जुबान पर होती है और कहते हैं कि अपनी बेटियों के साथ ऐसा ना किया जाए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। हालांकि अब तो वहां की जो हालत है वो काफी खराब रहे थे बीच में। तो आपको लेकर चलती हूं मैं भारत और यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा पर। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर छित महल आपने सुना होगा। छित महल में करीबन बहुत सारे गांव आते हैं। अब ये छित महल क्या होता है, इसमें भी आप दुविधा में होंगे। दोस्तों, छित महल वो होता है, छित महल उसे बोला जाता है जो ना ही अपने देश का होता है और ना ही दूसरे देश का होता है। जब देशों का बंटवारा होता है तो बंटवारे के समय में जो गांव दूसरे देश की सीमा में होते हैं, लेकिन जैसे वो भारत के गांव हैं लेकिन वो बांग्लादेश की सीमा में होते हैं, तो उन्हें छित महल बोल दिया जाता है। इनमें कई गांव आते हैं, बहुत सारे गांव आते हैं। अब यहाँ पर 2015 में छित महल के तहत यहाँ पर हमारी सरकार ने इन गांवों का बंटवारा किया था और यहाँ पर बांग्लादेश में जो गांव आए थे, करीबन 162 छित महल बांग्लादेश में आते हैं 2015 में, और भारत को 111 छित महल मिलते हैं। इस छित महलों के अंदर भी गांव होते हैं। तो आप सोच कर देखिए कितना भूमि का काम होता है। भूमि सीमा
ये जो बंटवारा होता है बाद में होता है। अब छितमहल के अंतर्गत जो गांव आते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। समस्याएं क्या होती हैं कि छितमहल के अंतर्गत जो गांव आते हैं वो ना ही तो अपनी सरकार की सुविधाओं को ले सकते, क्योंकि उनकी सीमा वो दूसरे देश की सीमा में घुसे हुए हैं, और ना ही उन्हें उस देश की सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये भारतीय मतलब दूसरी सीमा से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो आप छितमहल को समझ चुके होंगे। लेकिन इससे भी पहले जुआ का खेल था, जब राजा महाराजाओं का समय था। तो मैं आपको बात बता रही हूँ 1652 की। 1652 में ये सभी छितमहल राजाओं के अंतर्गत आते थे। 2 राजा होते हैं जिनको अब यहाँ पर पहले इनको बंगाली या कई तरह से इनको बोला जाता है, इनकी भाषा भी बिल्कुल अलग होती है। इसी शासनकाल में यहाँ पर एक भबर सिंह नाम का एक गांव का प्रधान होता है। प्रधान भी नहीं कह लो, राजा का बिल्कुल हाथ होता है। अब यहाँ पर जो भबर सिंह होता है तो राजा का हाथ होता है, तो वो एक रुतबे से अपनी जिंदगी जीता है। भबर सिंह बोल रही हूँ, सिंह नहीं है वहां पर। इनकी बेटी होती है कावेरी, और कावेरी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पर कावेरी की माँ भी होती है और कावेरी के 2 भाई भी होते हैं, और यहाँ पर भबर भी होता है। भबर राजा के साथ उठना बैठना होता है। तो भबर बहुत ही ज्यादा तेज तर्राट इंसान था। 1652 की बात होती है दोस्तों। कावेरी जब जवान होती है तो यहाँ पर ये जो भबर होता है अपनी बेटी से प्रेम तो करता है, बहुत प्रेम करता है, कोई शक नहीं है। लेकिन इसने कहा था कि कभी भी मेरी मान मर्यादा या जो मेरी पगड़ी है इसको कभी भी तुम नुकसान मत पहुंचाना। अपनी बेटी को सख्त वार्निंग इसने दे रखी थी। लेकिन कावेरी बहुत चंचल मन की थी, इतनी ज्यादा चंचल मन की थी कि वो एक लड़के से प्रेम करने लगती है। दोस्तों, लड़के से प्रेम करना भी कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसने जात से अलग जाकर प्रेम किया और एक भारी गरीब लड़के से प्रेम किया। दोनों छुपके छुपके मिलते हैं। भाई राजा का दूसरा हाथ था, तो समझ लीजिए घर में पैसों की और ऐसी चीजों की कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ऐसा आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कावेरी को अब कुछ भी जो शान शौकत नजर नहीं आ रही थी प्यार के सामने। कावेरी सोचती है कि मेरे बाबा मेरी बात टाल नहीं सकते, क्योंकि बचपन से लाड़ प्यार में रही थी ना, तो वो लाड़ प्यार शायद कहीं ना कहीं उसे भ्रमित कर रहा था। दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रेमिका नाम का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं होता। मैं अब आपको बताती हूँ कि कावेरी अपने पिता के पास बैठती है। आज कावेरी का जन्मदिन था। कावेरी कहती है कि पिताजी, बंगाली भाषा में बात करती है कि पिताजी अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दे सकते हो। उसका पिता भवर कहता है कि बेटी, तुम्हारे लिए ही तो है ये सब कुछ, हमारी एक लौती संतान है तू बेटी के रूप में, 2 बेटे हैं, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बेटी बहुत घबराई हुई सी, पसीने आ रहे थे, सर्दियों के दिन होते हैं। तो पिता अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखता है, सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मेरी राजकुमारी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें राजकुमारियों की तरह पाला है मैंने और तुम घबराती हो? तुम भबर की बेटी होते हुए घबराती हो? तुम्हें नहीं पता मैं राजा का खास आदमी हूँ? तो वो कहती है कावेरी कि पिताजी इसी बात का तो डर है, आप राजा के खास हो, इसी बात से तो मुझे डर लग रहा है। वो कहता है कि तू निश्चिंत होकर इस बात को बोल। यहाँ पर कावेरी कहती है कि पिताजी मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ। पिता खुश हो जाता है, बेटा हमारी बिरादरी का है ना। तो वो नजरें नीची कर लेती है। बेटा पैसे तो हैं उसके पास, तो भी वो नजरें नीची कर लेती है। जब वो कहती है कि मैं फलानी बिरादरी के लड़के से और फलाने नाम के लड़के से प्रेम करती हूँ, तो पिता एकदम से खड़ा हो जाता है और बेटी को एक लात मारता है। आप सोचिए उस समय में, और कहा कि तुझे भबर सिंह की इज्जत और मान मर्यादा की बिल्कुल भी लाज नहीं आई? अरे तुझे जनकर मैं बावला हो गया तेरे प्यार में। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें मैंने राजकुमारियों की तरह परवरिश दी, क्या इसी दिन के लिए दी? तो एक भिखमंगे के साथ शादी करेगी? यहाँ पर जो कावेरी होती है वो कहती है कि पिताजी प्यार पैसे नहीं देखता है। पिता कहता है कि मेरी बात बुरी लग रही होगी, और अपनी पत्नी को आदेश देता है, अपने 2 बेटों को आदेश देता है, कहता है कि इसको कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए। इसके बाद भबर सिंह जाता है
रात के करीबन 9 बजे वो कई आदमियों के साथ जाता है और जाने के बाद कुछ ऐसा कर कर आता है कि वहां पर आकर अपने हाथ धो रहा था। कावेरी एक खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी और कावेरी कांपने लगती है, क्योंकि पिता के हाथों से जो मसाल की रोशनी में दिख रहा था, खून वो अपने हाथों से धो रहा था। कावेरी घबरा उठती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। कावेरी दरवाजे को पीटने लगती है कि दरवाजा खोलो। भाइयों को अपनी कसम देती है, माँ से कहती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन कोई भी डर के कारण दरवाजा नहीं खोलता है। पिता सामने आता है और दरवाजा खोलकर और अपनी बेटी के सामने मूंछों को ताव देने लगता है और कहता है कि अब जाओ, अपने प्रेमी को पूरे गांव भर में ढूंढ कर आओ, जिसके साथ तुमने गुलछर्रे उड़ाए, जिसके साथ तुमने मेरी मान मर्यादा को नहीं देखा, अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। वो कहती है कि पिताजी तुमने क्या किया है। अब यहाँ पर ये पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर ले जाता है। दोस्तों, हाथ पकड़कर जब ले जाता है तो एक जंगल में अपनी बेटी को ले जाता है। बहुत सारे लोग इसके साथ थे, क्योंकि राजा का ये बिल्कुल एक हाथ था। जब जंगल में ये जाते हैं तो वहां पर कावेरी जो सीन देखती है, कावेरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर देखती है कि जिस लड़के से ये प्यार करती थी, उस लड़के के शरीर के टुकड़े कर रखे थे इसके पिता ने। आप सोचिए और सुनिए कि क्या बीतेगी उस लड़की पर। जब वो कहता है कि बेटी सही है ना जो कुछ मैंने किया है, और जोर से एक राक्षसों जैसी हंसी हंसने लगता है। भले आपको ये फिल्मी सीन लग रहा हो, लेकिन ये सच्ची कहानी है। इसके बाद क्या होता है कि वो पिता बहुत आंखों में आंसू भरता है, मूंछों को ताव देता है, आंखों से आंसू पहुंचता है, लाल उसकी आंखें हुई पड़ी थी, और एक लाठी बेटी के सर में मारता है। सर में मारने के बाद जब बेटी घूमकर पिता को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहती है कि बाबूजी। वो कहता है कि कोई बाबूजी नहीं है, मेरी मान मेरी मर्यादा के सामने कभी भी मैं किसी को नहीं आने दूंगा, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। दोनों प्रेमी और प्रेमिका को गड्ढा खोदकर दोस्तों वहीं पर दफन कर दिया जाता है। इस तरह से इस प्रेम कहानी को यहाँ पर अंतिम क्रिया कर दी जाती है एक पिता के जरिए। और गांव में जब लोग, किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी भंवर सिंह के सामने ये कहने की कि आपकी बेटी कहाँ पर है। यहाँ तक कि उन माँ बाप ने भी ये नहीं कहा कि हमारा बेटा कहाँ पर है। सभी लोग ये समझते हैं कि दोनों एक साथ भाग गए, लेकिन भंवर सिंह ने साफ कह दिया कि मेरी बेटी अब बाहर गई है, दूसरे राज्य में रहती है। राजा साहब के अनुसार मैंने वहां पर उसका विवाह रचाया है, कुछ दिन के लिए वो बाहर जाते हैं। उन लोगों की हिम्मत नहीं होती है, उन्हें आज तक पता नहीं चलता है कि उनका बेटा कहां पर गया है। अब कुछ वक्त बीतता है, ये बात पुरानी हो जाती है। भंवर सिंह इस दुनिया से चला जाता है। धीरे धीरे दोस्तों समय निकलता चला जाता है और समय यहां पर आता है, आपको बताऊं 1840 का। 1840 में इसी गांव में दोबारा से इतिहास रचा जा रहा था। इसी गांव में दोबारा से प्रकृति को यानी प्रकृति अपना अंजाम या बदला लेने के लिए इस समाज को दिखाना चाहती थी एक आईना। कैसे दिखाना चाहती है? इस गांव में कुंवर सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति बड़ा भोला भाला, सीधा साधा और बहुत अच्छे व्यवहार का। इस कुंवर सिंह की एक बेटी होती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। 1840 में ये बेटी जन्म लेती है। बहुत खूबसूरत बेटी और बहुत ही सुंदर। वो बात पुरानी, उसे सब भूल गए, किसी को नहीं पता था कि ये सब कुछ हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर समय भी दूसरा चल रहा था। गांव में सब चीजें होती हैं, लेकिन जब ये लड़की खूबसूरत सी पैदा होती है तो ये पिता उससे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि बहुत मन्नतों से और बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ इस बेटी का जन्म हुआ था। अब ये बेटी बड़ी होने लगती है, लेकिन इस बेटी के सर के पीछे जब ये छोटी थी तो एक निशान होता है। ये पिता उस निशान को देखकर दिन रात रोया करता था, दिन रात। अब ये बेटी जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो बड़ी होने के साथ साथ ये अपने पिता से एक बात साझा करती है। कहती है कि पिताजी, तुमने तो मुझे पिछले जन्म में मार दिया था और मेरा एक प्रेमी था, उसे भी तुमने मारा था। लेकिन यहाँ पर कुंवर सिंह इन बातों को हंसी में उड़ा देता है, क्योंकि बात बहुत पुरानी थी, किसी को नहीं पता था ये सब कुछ क्या हुआ है। और वो हंसने लगता है, अच्छा तुम्हारा प्रेमी भी था, एक पिता ऐसे ही बात करेगा बेटी से। लेकिन धीरे धीरे जैसे लड़की बड़ी होती है तो अपने पिता से चुप्पी बना लेती है।
मतलब पिता से ज्यादा बात नहीं करती है, पिता से ज्यादा मतलब नहीं रखती है। लेकिन यहाँ पर कुंवर सिंह की पत्नी भी नहीं थी, तो बेटी में ही उसका पूरा ध्यान होता है, क्योंकि बेटी को पैदा करने के बाद 5 साल के बाद इस कुंवर सिंह की पत्नी, बेटी जब 5 साल की होती है तो इस दुनिया से चली जाती है एक बीमारी के कारण। तो यहाँ पर कुंवर का पूरा फोकस अपनी बेटी पर होता है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था, बहुत सामाजिक इंसान था, लोगों को बहुत मानता था, लोगों की मदद करता था। आपको स्वभाव बता रही हूँ कि स्वभाव किस तरह से प्रकृति बदलती है उसी इंसान का। इस इंसान का स्वभाव आप पिछले जन्म का देखिए और इस जन्म का देखिए, बिल्कुल क्लियर आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे यहाँ पर सुमित्रा बड़ी होती है, वो कहती है कि मेरा नाम तो कावेरी है। अब यहाँ पर ये कहता है कि कौन कावेरी बेटा, तुम क्या कहती हो। जब ये 8 साल की 9 साल की होती है तो भी ये रट लगाती है कि बाबा आप भंवर सिंह हो, आप इस गांव में जांच पड़ताल करो, आप भंवर सिंह हो। लेकिन ये नहीं मानता है। अब कावेरी मानो ऐसे चुप थी कि जैसे कोई रणनीति तैयार कर रही हो। पिता ने लाख कोशिश कर ली थी कि बेटी तुम मुझसे चुप क्यों रहती हो, तुम और बच्चों की तरह क्यों नहीं रहती, हमेशा तुम चुप क्यों रहती हो। दोस्तों वो इंतजार कर रही थी मानो जैसे एक सही समय का। अब यहाँ पर जो इस जन्म में सुमित्रा होती है, इसकी नजर एक लड़के से पड़ती है और सुमित्रा करीबन 16 साल की हो जाती है। 16 साल तक वो अपने पिता से चुप्पी बनाकर रखती है। इसकी नजर एक लड़के से मिलती है और उस लड़के का नाम भूमन होता है। भूमन, ये सभी लोग बंगाली थे। अब यहाँ पर जब इनको भूमन मिलता है तो भूमन के साथ ये पढ़ा लिखा करती थी। अंग्रेजों का शासन था उस समय में दोस्तों, अंग्रेज हमारे देश पर राज किया करते थे, तो पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लिया करती थी, लेकिन घर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहती है। लेकिन ये भूमन को जाते ही सामने से प्रपोज करती है, सामने से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। भूमन नाम का लड़का खड़ा देखता रह जाता है, अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो यहाँ पर वो भूमन की शर्ट हुआ करती थी, उस जमाने में अजीब कपड़े लोग पहना करते थे, तो उसके कपड़े ऊपर कर कर देखती है तो वो कहता है करे बड़ी बेशरम लड़की है, मेरे सामने ऐसा कर रही है, मैं तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक लड़का हूँ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। वो कहती है कि कोई नहीं, तो इसके हाथों पर जो निशान होते हैं, वो कहती है कि तुम्हारे हाथ पैरों पर निशान किस चीज के हैं। तो यहाँ पर ये भूमन नाम का लड़का कहता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरे माँ बाप कहते हैं कि ये निशान मेरे पेट से ही आए थे। तो ये लड़की मुस्कुरा जाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। अब इस लड़के को भी थोड़ा सा अच्छा लगा, इस लड़की की बातें, इस लड़की का बोलने चालने का तरीका। तो भूमन अब इसके घर के सामने से गुजरता है। भूमन और इसकी दोस्ती बढ़ने लगती है और धीरे धीरे जब इनकी दोस्ती बढ़ती है तो यहाँ पर जो सुमित्रा होती है अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं शादी योग्य हो चुकी हूँ और इस भूमन नाम के लड़के से मैं प्रेम करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। वो पिता मायूस खड़ा रह जाता है, कहता है कि बेटी मैंने तो बहुत सपने देखे हैं तुम्हारी शादी के, और तुम इस लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, ये दूसरी जात का है, मेरी क्या इज्जत रहेगी समाज में, मैं सभी लोगों की मदद करता हूँ, मैं बहुत अच्छाई से जी रहा हूँ। दोस्तों शासन हमारे देश में किसी ने भी किया हो, लेकिन जात पात का मैटर हमेशा से ही चलता आ रहा है। शासन कोई भी करे, लेकिन मान मर्यादा सबकी है और पहले से ही चली आ रही है। आज ही कोई नया ये एक टॉपिक नहीं है, पहले से ही लोग इन चीजों पर बात करते आ रहे हैं और पहले से ही ये सब कुछ चल रहा है। जब ये बात बेटी सुनती है तो वो कहती है कि नहीं पिताजी, अब की बार चूक नहीं होने दूंगी, अब की बार तो मैं इसके साथ जाऊंगी। एक पिता कहता है कि तू क्या कहना चाहती है, तू जब से जवान हो रही है, जब से बड़ी हो रही है, तुम उसे एक दुश्मन की तरह नजरों से देखती है, ऐसा क्यों करती है बेटी तू। तो यहाँ पर एक बेटी कहती है कि पिता जानोगे तो अपने आप से घृणा करने लगोगे, रहने दो इन बातों को, मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक पिता वही सब कुछ दोहराने लगता है कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। वो कहती है कि अब की बार मत करना पिताजी, वरना दाव उल्टा पड़ जाएगा। और वो भूमन का हाथ पकड़कर भूमन के घर चली जाती है। पूरे गांव में थू थू होती है कि एक दूसरी जात के लड़के से भाई यहाँ पर कुंवर सिंह की बेटी ने शादी कर ली। वो शादी करके वहां पर रहने लगती है और कहते हैं ना कि छाती पर मूंग डलती है, वहीं पर रहती है पूरे समाज के सामने। अब यहाँ पर जो ये कुंवर सिंह होता है इसका कोई भी नहीं होता, लेकिन ये अकेला रोता है। बेटी से बहुत प्रेम था, बहुत प्यार बचपन से किया था, तो उसके लिए रोता रहता है, रोता रहता है। रास्ते में पैरों में पड़ता है कि बेटी मेरे घर आ जा, तू इसे छोड़ दे, तू मैं अब भी हम यहाँ से दूर जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे। वो कहती है कि पिताजी तुम अब की बार भी ऐसे की ऐसे ही हो जैसे पहले हो, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ताकतवर नहीं रहे हो। यहाँ पर आज ये व्यक्ति अपनी बेटी को धमकी देता है
कहता है कि मैं गलियों से गुजर नहीं सकता, लोग मुझे जीने नहीं देते, मेरे समाज के लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, मेरी इतनी बेइज्जती होती है समाज में, अगर तू आज घर नहीं आई तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और फिर तुम ये सोचना कि मेरे मरने का पाप तुम्हें लगेगा। अब कहीं ना कहीं ये लड़की फिर भी अपने पिता को चाहती थी। दोस्तों इसके बाद ये जो व्यक्ति होता है कुमार अपने घर जाता है। घर जाकर जो दिया हुआ समय था इंतजार करता है और तैयारी करता है। एक कुंदा जो घर होते हैं ना, लकड़ी के गाटर जहां जिन घरों में होते हैं, उस तरह के जो पट्टी वाले घर होते हैं, आपने कभी देखा हो, तो एक कुंदे से कुछ कपड़ा बांध रहा था। तभी बेटी अपने पति के साथ यहाँ पर पधार जाती है। वो कहता है कि तू बहुत जिद्दन है, अपनी जिद पर रहेगी, इसका हाथ छोड़ और आजा, हम इस गांव से दूर चले जाएंगे। वो कहती है कि पिताजी मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन पहले आप इससे नीचे उतरिए। वो पिता नीचे उतरता है। उससे कहती है कि पता है आपने यही गलती पहले की थी और आप फिर यही गलती दोहरा रहे हैं। आपको एक कष्ट और ये दुविधा क्यों मिल रही है, पता है आपको? आपने मेरे साथ कितना बुरा किया, आपको याद भी है? वो कहता है कि बेटी मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो बुरा सपने में भी नहीं कर सकता। वो कहती है कि पिताजी सपने में नहीं, सच में ही तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। वो कहती है कि पिताजी याद करो, तुम पिछले जन्म में भंवर सिंह थे और मैं यहाँ पर कावेरी थी और मैं इस लड़के से प्रेम करती थी और तुमने इस लड़के के टुकड़े कर दिए थे। तुम्हें याद नहीं होगा पिता, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुम फलाने राजा के एक हाथ हुआ करते थे और तुम्हारे ऊपर बहुत रौब था, तुम मूंछों में ताव मारा करते थे। अगर यकीन ना हो तो पिता यहीं पर हमारी जो साल तो कई बीत गए हैं, लेकिन मैं ढूंढ सकती हूँ कहाँ पर हम दफन हैं दोनों जने। आपको याद है आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, आपने मेरी छाती पर लात मारी थी पिताजी, उस वक्त आपने मेरे सर के पीछे डंडा मारा था, देखो ये निशान वही है। और तुम इतिहास खोजो। दोस्तों यहाँ पर ये बात कुंवर सिंह को बहुत बुरी लग जाती है कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्या मैं इतना क्रूर रहा हूँगा, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं कर पाया। तो वो कहती है कि ये प्रकृति एक समझौता और एक हिसाब किताब कर रही है पिताजी, वरना आपने किया था मेरे साथ, मैं आपको कैसे माफ करूं? क्यों नहीं बोलती मैं आपसे? इसी वजह से नहीं बोलती, और जिस बदनामी से तुम डरे थे वो मैंने करके दिखाई तुम्हें। अब ये बदनामी की पोटली अपने सिर पर लेकर घूमना। और पिताजी इस जन्म में तुम्हें मेरे लिए तड़पना होगा, बिल्कुल मेरे लिए तड़पना होगा, क्योंकि मैं उन बातों को भूले नहीं बुलाते। आप इसको छोड़ देते, मारते मत, मुझे मत मारते। मैं जीवित थी जिस समय तुमने मुझे गड्ढे के अंदर डाला, मैं अपनी आंखों से आपको देख रही थी। क्यों किया आपने पिताजी ऐसा? वो कहता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कहती है कि सत्य है पिताजी। अब यहाँ पर ये लड़की ये सारी बातें बताकर और पूरे परिवार का पता बताती है, फलानी जगह तुम्हारा घर था, वो सब कुछ बताती है। दोस्तों यहाँ पर जब ये कुंवर सिंह तहकीकात करता है भंवर सिंह की, यानी 1652 में, तो ये बात सत्य निकलती है कि भंवर सिंह की एक बेटी थी, उसे उसके बाद किसी ने भी नहीं देखा। एक डायरी राजा के घर में मिलती है, मतलब वहाँ के जो राजा थे, म्यूजियम में कुछ ऐसा सब कुछ यहाँ पर प्रतीत होता है। तो इसके बाद ये व्यक्ति अंदर तक हिल जाता है, ये रोने लगता है कि मैं इतना बुरा हूँ, और ये इतना डिप्रेशन का यानी अपने आप में बावला जैसा हो जाता है। वो बेटी भी मुड़कर नहीं देखती है। और दोस्तों ये एक दिन अपने घर में ही मृत पाया जाता है, बहुत बुरी हालत में, उस कुंदे से। आप समझ सकते हो मैं किस तरफ आपसे बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों कहते हैं ना कि हमारी करनी का फल हमें हर वक्त भोगना पड़ता है, क्योंकि इसे समाज के ताहने जीने नहीं दे रहे थे। जब भी ये घर से बाहर निकलता था तभी लोग कहा करते थे कि अरे ये तो वही है जिसकी बेटी ने एक ही गांव में शादी कर ली, और ऐसे व्यक्ति फलाने व्यक्ति थे, ऐसी जात के व्यक्ति से शादी की है, फलानी बात ढिकानी बात। हालांकि ये बेटी इस गांव से भी निकल जाती है अपने पिता को सही रखने के लिए कि भाई ये लोग ताहने मारते हैं। देखो लोगों के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता, एक को रोकोगे, दो को रोकोगे, पूरे गांव को क्या रोक सकते हो आप? तो दोस्तों एक पिता की करनी का अपने हाथों से, और अब भी उसने गलत किया है, अपने आप को जो इस दुनिया से दूर किया है ना, भगवान के वो विरुद्ध चला है, इसका भोगना उसे भोगना पड़ेगा। और वो यहीं पर अनंत काल तक भटकेगा और भटकता हुआ रहेगा, उसे कहीं पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हालांकि उसकी बेटी ने उसके लिए पिंड दान किया था, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब तक उसे भागवत नहीं सुनाई जाएगी। और वो बेटी नहीं करती, आज वो बेटी इस दुनिया में भी नहीं है। अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। दोस्तों बड़ी प्रचलित कहानी है, घटना है
हालांकि ज्यादा लोग अब भी उस गांव में जब बंटवारा हुआ जो 111 है, यहाँ पर छित महल हमारे बट में आए 111 है और 162 जो बांग्लादेश ले गया। यहाँ पर जो भूमि का आदान प्रदान हुआ था उस समय में भी ये बात बहुत ज्यादा चर्चित हुई थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? रहा ना, कर्मों का हिसाब तो आपको भरना ही पड़ेगा, मैं हूं चाहे आप हैं। अच्छा, आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ। हम कोसते हैं कि भाई हमें पति नशेबाज मिला है, बहुत शराब का सेवन करता है, हमारी जिंदगी खराब कर दी। ये हमें हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है। कोई कर्म ऐसा बना है जिसके प्रति वो हमारे पति के रूप में हमारी जिंदगी में आया है। बेटा खराब मिलता है तो कर्म के हिसाब से हमारी जिंदगी में आया है। बेटी अगर गलत निकलती है तो वो भी कर्म के हिसाब से आती है। आपको इन बातों को समझना होगा तो आपके दिमाग से बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर घुटते हैं, किसी से कुछ कह नहीं सकते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। उनके बेटी बेटे उन्हें कितने परेशान करते हैं, घर में बेटी बेटा परेशान कर रहे हैं, लेकिन बाहर एक फेक सी मुस्कुराहट समाज को दिखा रहे हैं। आपको समाज को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को आईना दिखाओ कि ये हमारे कर्म है भाई, हमारे सामने आ रहे हैं, हमें भोगने तो हैं, हर हालत में भोगने पड़ेंगे। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो हमसे पाप हुआ है, जो कर्म बिगड़ा है, वो हमें भोगना पड़ेगा, हर हालत में भोगना पड़ेगा। और जो दाग हमारे माथे पर लगना है वो लगकर ही रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा। वो बच्चा समझेगा ही नहीं, जैसे आप समझाने की कोशिश करोगे वो समझेगा ही नहीं, वो उल्टा आपकी बातों से विपरीत चलेगा जब तक आपकी जिंदगी में जो कर्म देखना है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, इसके बारे में भी अपनी राय रखना। और हाँ, मैं कहानी बोल देती हूँ, लेकिन ये सच्ची घटनाएं होती हैं, इस पर आप अमल जरूर किया करें, अपनी जिंदगी में कुछ बातों को उतारा करें ताकि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन बनी रहे। यहाँ पर एक और घटना मैंने इसी तरह की मिलती जुलती आपको बताई थी मुंबई की, क्योंकि बेटियां आज ही नहीं घर छोड़कर जा रही हैं, अनंत कालों से चला रहा है। ऋषि मुनियों की बेटियों ने अपने मनपसंद विवाह किए, उन्हें ऋषि मुनियों ने त्याग दिया, उनका पिंडदान किया। तो आज ही समाज में ये सब कुछ नया नहीं हो रहा है, पहले से ही होता आ रहा है और होता चला जाएगा। तो आपको इसमें से अपने आप को निकालना है और अपने परिवार को कैसे संभालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज मैं लोगों के नाम नहीं ले पाई हूँ। क्यों नहीं ले पाई हूँ? क्योंकि वीडियो ही काफी बड़ी है, अगर नाम लूंगी तो 40 मिनट हो जाएंगे और 40 मिनट की वीडियो शायद आप देखना पसंद नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, वरना नामों की लिस्ट तो मैंने लिख कर रख रखी है। मैंने अपने भतीजे के नाम लिख रखे हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी के जो पोती पोते हैं वो मेरे भतीजे भतीजी हैं। मधु माँ, ऐश्वर्या माँ, नीता कुंतल बहन, यहाँ पर बबीता बहन, यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर, महेंद्र दीक्षित छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर भूप सिंह भाई हमारे, यहाँ पर तुलसी शर्मा भाई हमारे, बहुत सारे भाई हैं। यहाँ पर जेपी सिंह भाई तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर हैं। यहाँ पर एक भाई हमारे दिल्ली से हैं, वो बीमार हो गए थे, काफी दिनों से बीमार थे, 5-6 दिन से, अब वो ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी एक बहन दिल्ली से, वो भी हमें देखती हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, मैंने सब कुछ लिख रखा है, लेकिन 40 मिनट की वीडियो बन जाएगी। आप सभी के नाम मैं कल लूंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।